क्या क्या? फैट्स थोड़ा सा कम हो गया है ना, डाइट मेंटेन कर रहे हैं इसीलिए। अभी और कम दिखेगा, अभी तो स्टार्ट ही किए हैं। कुछ ज्यादा ही चला गया है नहीं। हेलमेट लगा लेते हैं ना, इसीलिए हो जाता है। यहां से नहीं, ये वाला। हम ब्राउजर ब्राउजर। लास्ट क्लास में क्या क्या किए थे हम लोग? जलियांवाला बाग हुआ था। आज असहयोग करना है कि हम लोग को कुछ और करना है? आज हम लोग खिलाफत करने वाले हैं ना। चलिए, आज का टॉपिक है ना, पहले होम रूल कर लेते हैं हम लोग, है ना। आज 2 घंटे का क्लास है ना मेरा। आज मेरा 2 घंटा है ना, 1.5 घंटा है। अच्छा। अरे नहीं नहीं, हमको लगा आज दूसरा क्लास आपका नहीं होगा, इसीलिए ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है। कब आया था ये? 1916-17 कब? 16 में। लिखना स्टार्ट कीजिए इसमें जरा। ऑनलाइन वाले गुड मॉर्निंग सबको। अच्छा ठीक है ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग जो किए थे ना, उसी के जस्ट आगे हम लोग कर रहे हैं ना। हाँ हाँ ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम लोग लास्ट क्लास में जलियांवाला बाग किए थे ना। चलिए, होम रूल लिखना स्टार्ट किए तो। यह आंदोलन आयरलैंड से, यह आंदोलन आयरलैंड से, यह आंदोलन आयरलैंड से प्रेरित था। इसकी शुरुआत, इसकी शुरुआत प्रेरित था, आयरलैंड से प्रेरित था। इसकी शुरुआत 2 चरणों में हुई। इसकी शुरुआत 2 चरणों में हुई। पहला चरण, पहला चरण बाल गंगाधर तिलक, पहला चरण बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में, अप्रैल 1916 में, अप्रैल 1916 में महाराष्ट्र से प्रारंभ किया, महाराष्ट्र से प्रारंभ किया, महाराष्ट्र से प्रारंभ किया। इसी आंदोलन के दौरान उन्होंने कहा कि, इसी आंदोलन के, क्या लिखें? इसी आंदोलन के दौरान इन्होंने कहा कि स्वराज, कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। एक नोट दे के लिखिए, नोट डालिए और इसमें लिखिए वैलेंटाइन सिरोल, नाम सुने हैं? लिखिए वैलेंटाइन सिरोल
सिरोल या वैलेंटाइन सिरोल, वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को, ने बाल गंगाधर तिलक को, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक, भारतीय अशांति का जनक, इंडियन अनरेस्ट, ब्रैकेट में लिख लीजिए, इंडियन अनरेस्ट कहा था, कहा था अनरेस्ट, अनरेस्ट कहा था, जिस कारण ये, जिस कारण ये उस पर केस करने, उस पर केस करने लंदन चले गए, लंदन चले गए, जिस कारण 1918 में, जिस कारण 1918 में जिस कारण 1918 में होम रूल का पहला चरण समाप्त हुआ, होम रूल का पहला चरण समाप्त हुआ, है ना। इसके बाद लिखिए बाल गंगाधर तिलक, नोट में ही लिखिएगा, बाल गंगाधर तिलक, हाँ हाँ लिख लीजिए या साइड में कहीं लिख लीजिए, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहा जाता है, इनकी अर्थी को महात्मा गांधी तथा शौकत अली, इनकी अर्थी को महात्मा गांधी तथा शौकत अली, महात्मा गांधी तथा शौकत अली ने कंधा दिया था, ने कंधा दिया, किसका आइडिया नहीं, एक बार चेक कर लीजिएगा। मतलब इसको जो है ना, देखिए लोकमान्य तिलक, इनके साथ दो तीन ऐसा ऐसा घटना हुआ, ठीक है ना। एक घटना हुआ था जो महाराष्ट्र में जो शिवाजी आंदोलन वगैरह स्टार्ट किए थे ना, शिवाजी और वो गणपति और शिवाजी महोत्सव जो स्टार्ट किए थे। एक और केस था, उस केस का नाम हम भूल रहे हैं, एक और केस था जिनका एक केस लड़ रहे थे, उसका नाम था बाल गंगाधर तिलक। एक तो केस कोई था जो लिए लड़ रहे थे, उनका सम्मान में मतलब इनको कुछ बोला जाता है लोकमान्य वगैरह, तो जनता के द्वारा ही इनको शायद दिया गया है ये, है ना। लोकमान्य मतलब जिसको सब लोग इसके बात को मानते हों, है ना। और इनका ये चरण जो है ना वो स्टार्ट हुआ है आपके होम रूल आंदोलन से ही, ठीक है। चलिए अब पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। होम रूल का दूसरा चरण, होम रूल का दूसरा चरण सितंबर 1916 से प्रारंभ हुआ। होम रूल का दूसरा चरण सितंबर 1916 से प्रारंभ हुआ। होम रूल का दूसरा चरण सितंबर 1916 से प्रारंभ हुआ। इसका नेतृत्व, इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? एनी बेसेंट के द्वारा किया जा रहा था। इसका नेतृत्व एनी बेसेंट के द्वारा किया जा रहा था। इनका होम रूल आंदोलन पूरे भारत में फैल गया। इनका होम रूल आंदोलन पूरे भारत में फैल गया। किंतु अंग्रेजों ने एनी बेसेंट को, किंतु अंग्रेजों ने एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया। और जब 1918 में उन्हें छोड़ा गया तो
और जब 1918 में उन्हें छोड़ा गया, तब तक होम रूल आंदोलन समाप्त हो चुका था। होम रूल आंदोलन समाप्त हो चुका था। होम रूल आंदोलन समाप्त हो चुका था। हाँ, मद्रास के क्षेत्र में। देखिए, बाल गंगाधर सुनिए जरा इधर। आपको पता है कि महात्मा गांधी के भारत आगमन के बाद, है ना, अंग्रेजों का जो विचारधारा था 1909 में, एक तो वो आ गया था आपका मॉडल मिंटो रिफॉर्म। इसमें बहुत सारे चीजें मतलब असंतोषजनक थी। अब उसके बाद हुआ क्या कि 1911 में दिल्ली दरबार लगा। दिल्ली दरबार में पार्टीशन ऑफ बंगाल को रद्द किया गया, कैपिटल का ट्रांसफर किया गया, बिहार को का मांग किया गया, है ना, बिहार का मांग किया गया। और इसके बाद हुआ क्या कि एक नया राजनीतिक पहलू में थोड़ा सा हमारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम डोलना स्टार्ट किया। तो उसी समय आपको हम बताए थे कि लाल बाल पाल 3 आदमी था, एक पंजाब वाले क्षेत्र में, दूसरा बंगाल वाले क्षेत्र में और तीसरा महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में। बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र वाले क्षेत्र से अपना काम कर रहे थे। 1916 में ऐसा मतलब इन लोगों ने पहले ही व्यवस्था बनाया कि हम लोगों को होम रूल आंदोलन जैसा या स्थानीय स्वायत्तता हम लोग को चाहिए, सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए। तो हुआ क्या कि महाराष्ट्र वाले रीजन में अप्रैल में एक डिसीजन लिया गया, एक कमिटी बनाया गया। उस कमिटी को लीड कर रहे थे बाल गंगाधर तिलक, और अपने सहयोगियों के साथ उन्होंने क्या किया, उस क्षेत्र में, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में सेल्फ गवर्नमेंट का प्रस्ताव रखा और एक आंदोलन उसी के हिसाब से करना प्रारंभ किया, उसी को केंद्र बनाकर। लेकिन क्योंकि बाल गंगाधर तिलक थोड़ा सा हो जाते हैं आपके एग्रेसिव टाइप के इंसान, तो इनका मतलब जो आंदोलन था ना, ये पूरे इंडिया तक फैल नहीं पाया, है ना। बस एक सीमित क्षेत्र जो था आपका बंगाल मतलब महाराष्ट्र वाला क्षेत्र, उस क्षेत्र तक ये रह गया। उसी के जस्ट बाद इसी के तर्ज पे एक बहुत ज्यादा प्रसिद्धि हासिल कर रही थी एक महिला जिसका नाम था एनी बेसेंट। इसी के तर्ज पर मद्रास वाले रीजन में एनी बेसेंट ने क्या किया, एनी बेसेंट ने भी होम रूल आंदोलन का स्थापना किया और होम रूल वहां से नेतृत्व उसका करने लगी। एक आदमी मतलब एक पर्सन थी, उनका नाम था वेलेंटाइन सिरोल। इसने बाल गंगाधर तिलक के इन सब कारनामों से, जैसे क्योंकि आपको पता है गणपति और शिवाजी महोत्सव भी स्टार्ट किए थे, इसके अलावा एक रांड मर्डर केस था एक, है ना, हाँ वही रैंड मर्डर केस जो था, वो जो केस था ना, वो लड़ रहे थे कौन, आपके बाल गंगाधर तिलक। इसको लिख लीजिए कहीं पे, रैंड्स मर्डर केस, है ना। और ये केस जो है ना, इनके मतलब इनके ऊपर था, वही वाला केस ये लड़ रहे थे, है ना। तो ये उस समय इनको बहुत ज्यादा प्रसिद्धि मिली क्योंकि वो केस जो है ना, ये लीड कर रहे थे बाल गंगाधर तिलक। और जब बाल गंगाधर तिलक रांड मर्डर केस जो था वो उसको लीड कर रहे थे, तो लीड करते करते इनको पॉपुलैरिटी उस समय बहुत ज्यादा मिला। बहुत लोगों का मानना है कि उसी समय इनको लोकमान्य की उपाधि मिली, बहुत लोगों का कहना है। लेकिन इसमें कितना सच्चाई है ये हम लोग नहीं जान पाते, क्योंकि बहुत सारा आंदोलन इनके द्वारा किया गया और लोग इनको मानते थे, इसीलिए लोकमान्य का इनको उपाधि भी दिया गया। लेकिन 1916 के 1900 साइलेंट कर लीजिए उसको, 1916 के आसपास क्या हुआ, 1916 के आसपास जब ये आंदोलन पूरी तरीके से महाराष्ट्र में फैला, तो एनी मतलब ये तो चले गए वेलेंटाइन सिरोल के पास क्या केस करने के लिए, लंदन चले गए। और तब तक क्या हुआ, ये पूरा का पूरा आंदोलन दब गया। लेकिन इस आंदोलन को जारी किसने रखा था, एनी बेसेंट ने मद्रास से। और एनी बेसेंट की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा बढ़ी कि वो होम रूल आंदोलन जो था वो पूरे इंडिया तक उसका मतलब फैला हुआ, उसका एक्सपेंशन हुआ और उतना तक चला गया। लेकिन 1918 में क्या हुआ, एनी बेसेंट को भी अंग्रेजों ने क्या किया, जेल में डाल दिया। और कहीं ना कहीं जो आप बोलते हैं ना रॉलेट सत्याग्रह, वो इसी होम रूल आंदोलन से, ऐसा बहुत लोग मानते हैं कि कहीं ना कहीं प्रभावित था। क्योंकि जिस तरीके से इस तरीके का गतिविधि बढ़ रहा था ना इंडिया में,
तो ऐसे किसी सख्त कानून का जरूरत था जिससे किसी भी क्रांतिकारी आंदोलन को बहुत आसानी से दबाया जाए। ठीक है, और यहीं से एनी बेसेंट का केस क्या होता है, वो जब जेल चली जाती हैं, तो जब जेल से 18 में लौटती है ना, तब तक होम रूल आंदोलन पूरी तरीके से समाप्त हो चुका रहता है। समझ पा रहे हैं? इसी के जस्ट बाद जब होम रूल आंदोलन समाप्त होता है तो एक नया प्रारूप में एक तो वो आना स्टार्ट हो गया, उसका मतलब बात होना स्टार्ट हो गया था, रॉलेट एक्ट जो आ रहा था, रॉलेट एक्ट आने वाला है। दूसरा, महात्मा गांधी का आगमन हो चुका था चंपारण में, मतलब सारा सीन अलग अलग चल रहा है। मद्रास में कुछ और चल रहा है, बंगाल में कुछ और चल रहा है, बिहार में कुछ और चल रहा है, और सारा अलग अलग आदमी जो है, अलग अलग नेता अपना अपना काम कर रहा है। महात्मा गांधी 17 में ऑलरेडी आ चुके हैं, 16 में होम रूल आंदोलन स्टार्ट हो चुका है, दोनों अप्रैल और सितंबर में मद्रास और बॉम्बे में। और बंगाल वाले क्षेत्र में, जो बंगाल प्रोविंस था जिसका पार्ट एक बिहार था, है ना, उस पार्ट में, जब बिहार तो अलग हो गया था ना बंगाल से 1911-12 में, तो वहां पे चंपारण सत्याग्रह कर रहे थे। चंपारण सत्याग्रह के जस्ट बाद खेड़ा और आपका अहमदाबाद वाला हुआ, और इससे क्या हुआ, महात्मा गांधी को एक पॉपुलैरिटी मिला। अब जो नेता था ना, केंद्रीकृत नेता हमारे देश में इसका जरूरत था, और केंद्रीकृत नेता का सबसे बड़ा जो मतलब हो सकता है ना, उसका क्या बोल सकते हैं, इंपॉर्टेंस, या उसका जो मतलब बहुत ज्यादा महत्वपूर्णता जो जो भूमिका निभाएगा, वो महात्मा गांधी को लोगों ने चुना, क्योंकि वो 3 ऐसा आंदोलन कर चुके थे जो बहुत ज्यादा सक्सेस हो चुका था, और तीनों बार अंग्रेज को झुकना पड़ा। और आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि कोई भी नेता आंदोलन कर रहा है अंग्रेजों को झुका दे। ठीक है ना, तो महात्मा गांधी को पब्लिक का सपोर्ट था, तो इसीलिए सारा का सारा फिर यहां से 1918 के बाद से सारा का सारा चीज किसके इर्द गिर्द घूमता चला जाएगा, महात्मा गांधी के ऊपर। कांग्रेस का अधिवेशन में भी महात्मा गांधी पार्टिसिपेट करेंगे, कांग्रेस को निर्देश देंगे, है ना, बहुत बड़ा बड़ा आंदोलन इसी समय करेंगे, है ना। और इसी समय आपको एक और चीज पता होना चाहिए कि ये जो समय है ना होम रूल आंदोलन का, इसी समय प्रथम विश्व युद्ध भी हो रहा है। तो अंग्रेज इस समय कहाँ बिजी हैं, प्रथम विश्व युद्ध में बिजी हैं, और प्रथम विश्व युद्ध में बिजी रहने के कारण 2-3 चीजें हैं जिसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। प्रथम विश्व युद्ध के समय हो क्या रहा है कि अंग्रेज जो हैं वो चाह रहे हैं कि भारतीय सैनिक हमारे साथ लड़े, हमारे तरफ से लड़े, और इसके लिए महात्मा गांधी से उन्होंने वार्ता करा। अंग्रेजों ने बोला कि आप अपने सैनिक को प्रमोट कीजिए, उसको मोटिवेट कीजिए कि भारत मतलब अंग्रेजों के साइड से पहला विश्व युद्ध में लड़े, और अगर इस युद्ध में वो लड़ते हैं तो हम लोग अगर प्रथम विश्व युद्ध अगर जीत जाते हैं तो हम लोग आपको आजादी दे देंगे। मतलब जो आपका कुछ कुछ जो मतलब इतना ज्यादा भी नहीं, मतलब लेकिन हाँ कुछ पक्ष तक आपको हम आपका बात मान लेंगे। और महात्मा गांधी को एक लेमन चूस भाई लोग दिखाया, और महात्मा गांधी मान गए, एकदम भरोसा कर लिए कि एकदम जो अंग्रेज बोल रहा है, क्या जैसे हुआ क्या कि ये सारा चीज हुआ ना, तो महात्मा गांधी ने क्या किया, अंग्रेजों के फौज में भारतीयों को भरने के लिए ये घर घर जा जाके एक एक आदमी को मोटिवेट कर रहे थे। इसीलिए इनको अंग्रेजों का सार्जेंट भी कहा जाता है, क्योंकि अंग्रेज का सार्जेंट का मतलब क्या है, अंग्रेजी फौज में ही भर्ती करवा रहे थे लोगों को। लेकिन जैसे ही पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ, महात्मा गांधी का एकदम कलेजा पे लोग खंजर घोंप दिया कि ऐसा कुछ मतलब है नहीं, हम लोग कहाँ ऐसा कुछ बात बोले थे। तो महात्मा गांधी वही चीज बोले, यार इतना बड़ा गद्दारी मेरे साथ, एकदम दिल तोड़ दिया मेरा, तुम लोग तो बोला था कि हम देंगे। लेकिन यहाँ के बाद हुआ क्या कि महात्मा गांधी एक अलग प्रारूप में फिर नजर आने लगे। फिर महात्मा गांधी को लगा इन लोग का बात का कोई वैल्यू नहीं है, अब इन लोग के बात में जीवन में नहीं आना है। ठीक है, तो वहीं से फिर एक नया आंदोलन का प्रारंभ ये लोग किए। अब आपको एक चीज और थोड़ा सा हम समझाना चाहते हैं कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था, फर्स्ट वर्ल्ड वार आपको पता है कि ये इसमें एक आपका था ऑटोमन एम्पायर भी था, ऑटोमन एम्पायर था ना। ऑटोमन एम्पायर का जो हेड होता है ना उसको बोलते हैं खलीफा। तो अंग्रेज क्या किया ना, अंग्रेज भारतीयों को तो चीट किया और खलीफा को भी गद्दी से वहां पे उतार दिया। कहां पे, ऑटोमन एम्पायर में। तो यही खलीफा जो था ये आपका रिलीजियस हेड होता है इस्लाम का, इस्लाम का जो होता है ना मतलब प्रमुख जो पद होता है उसको। तो अब महात्मा गांधी के दिमाग में एक केमिकल लोचा हुआ, समझ गए इस चीज को। अब वो सोचे कि भारतीय तो इनसे नाराज हैं ही, भारतीय हिंदू। दूसरा,
जो खलीफा का अपमान करके इन्होंने, अंग्रेजों ने एक काम किया, तो इसको क्या किया, हिंदू और मुस्लिम दोनों को मिलाकर एक आंदोलन का नेतृत्व करना चाह रहे थे गांधी जी। और इसी आंदोलन का नाम बाद में चलकर क्या हुआ, खिलाफत आंदोलन। ठीक है, क्योंकि इससे मुस्लिम लोग भी भड़के हुए थे, क्योंकि उनके हेड को वहां से हटा दिया गया था, उनके पद से, ओटोमन एम्पायर का। तो मुस्लिम तो जान ही रहे हैं कि मुस्लिम के अगर रिलीजियस चीजों में अगर हस्तक्षेप किया जाए तब तो अंग्रेजों के विरोध हो जाए, विरोध में आ जाएंगे। और हिंदू लोग ऐसे ही परेशान थे। इसी चीज को एक नींव बनाकर महात्मा गांधी ने क्या किया, एक आंदोलन का प्रारूप मतलब तैयार किया, और उस आंदोलन को ऑल ओवर इंडिया लेवल पे लीड किया। और इसमें दो भाई थे मुस्लिम, शौकत अली और दो मतलब अली ब्रदर्स थे। इन लोगों ने, वो अली ब्रदर्स ने, किंग मेकर नहीं, ये दूसरे हैं, ठीक है ना, दूसरे वाले हैं। तो ये जो है, इन्होंने खिलाफत आंदोलन का, मुस्लिम पक्ष का ये नेतृत्व कर रहे थे, और यहीं से खिलाफत आंदोलन का व्यवस्था प्रारंभ हुआ। और यही खिलाफत आंदोलन आगे चलकर इतना बड़ा हो जाएगा कि गांधी जी को एक नया प्रारूप में एक नया आंदोलन करना पड़ेगा, उसका नाम रहेगा असहयोग आंदोलन। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा लिखिए, खिलाफत आंदोलन डालिए। क्या नहीं, 1919 में आया वो। अरे भाई साहब, एनी बेसेंट तो 1918 में जेल में है, ये आया 1919 में। 1918 के आसपास एनी बेसेंट को जेल भेज दिया जाता है, और ये वाला जो है आपका 1919 में आएगा। ठीक है ना। और एनी बेसेंट जैसे ही जेल में जाएगी और तिलक चले जाएंगे लंदन केस लड़ने के लिए, तो दो, जब प्रमुख नेता ही नहीं बचेगा, आंदोलन कौन करेगा। नहीं, देखिए, आपको बहुत ज्यादा चीजों को सिंपल रखने का जरूरत है, आप बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत कर। देखिए, एक घटना दूसरे घटना से मतलब प्रभावित होती है, नो डाउट, लेकिन कोई भी आंदोलन जो होता है ना, 1919 में जो मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया, उससे पहले 18 में ही होम रूल आंदोलन क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। लेकिन आपको ये चीज पता होना चाहिए कि जो रॉलेट एक्ट था ना, अगर आप इसमें रॉलेट एक्ट वाला बात अगर बोलते आप हमको, तो हम मान सकते थे, क्योंकि उसका प्रस्ताव जो है 16-17 से स्टार्ट हो गया था कि ऐसा कुछ कानून हम लोग को लाने का जरूरत है, कि ऐसा कुछ हम लोग कानून। देखिए, अरे बहुत सारा लोग क्या होता है ना, कहीं कहीं से कुछ ना कुछ चीज जोड़ने का जरूरत मतलब समझता है। जैसे अभी हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वार का जो चीज अभी हम लोग जहां से स्टार्ट किए, होम रूल से वर्ल्ड वार जोड़े, उसके बाद खिलाफत आंदोलन जोड़ा, आपको समझ में आ गया अच्छे से। इससे ज्यादा आपको समझने का जरूरत नहीं है। एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछेगा कि इससे क्या हुआ नहीं हुआ, मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड का इससे क्या हुआ, कुछ नहीं पूछेगा आपसे। आपका सिंपल सा है, वन लाइनर वन डे एग्जाम है, इसको बस किसी तरीके से पास करना है। हम आपको बार बार एक ही चीज बोलते हैं, आप यहाँ रिसर्च करने के लिए नहीं है, आपको अपना पर्सनल जानकारी चाहिए, उसके लिए आप जितना किताब पढ़ना है पढ़िए। आपको इतिहास का कम से कम 50 किताब हम दे सकते हैं, जो मेरे पास है। ठीक है ना। आपको जानकारी इकट्ठा करना है तो जानकारी एकदम आराम से, हम सिर्फ आपका क्लास जो है ना, कम से कम 40 से 50 दिन खाली विश्व युद्ध पे ले सकते हैं हम। 40 से 50 दिन, 1.5 घंटा का, इतना कुछ जानकारी उसमें है। अलग अलग पोलैंड का बात करेंगे 2 दिन उसमें बात कर लेंगे, जर्मनी में 1 सप्ताह बात करेंगे, एक एक अच्छा अच्छा मिलिट्री कैंप के बारे में बात करेंगे, कौन कहाँ बम गिराया, कैसे, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन इसका नेसेसिटी हमारे एग्जाम में नहीं है। हम लोग को बस चीजों को जोड़ना आना चाहिए कि हाँ ठीक है, ये सारी चीजें घटनाएं हो रही है, इसको आप क्रमबद्ध तरीके से अगर समझ जाएं। क्योंकि आपको हम बताएं ना, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हो क्या रहा है, बंगाल में कुछ हो रहा है, मद्रास में कुछ हो रहा है, मुंबई में कुछ हो रहा है, हर जगह अलग अलग कुछ ना कुछ हो रहा है, और सबका क्रोनोलॉजी ऐसा नहीं सब एक ही साथ हो रहा है। जब महात्मा गांधी चंपारण में सत्याग्रह कर रहे हैं, उसी समय एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक होम रूल आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन आपके दिमाग में कौन सा चीज ज्यादा आया, महात्मा गांधी वाला। होम रूल आंदोलन क्यों नहीं आया, क्योंकि सक्सेसफुल नहीं रहा। महात्मा गांधी वाला जो आंदोलन है वो सक्सेसफुल रहा। महात्मा गांधी के आसपास जितने भी लोग थे ना, बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग थे, राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, ऐसे लोग थे उनके साथ, नरहरि पारेख, जो नॉर्दर्न इंडिया में चीजों को समझते थे। आज भी आपको साउदर्न इंडिया का बहुत सारा क्रांतिकारी का नाम नहीं पता होगा।
ऐसा थोड़ी कि वहां पे कुछ नहीं हो रहा था, वहां पे भी तो हो रहा था ना। आप बस नॉर्दर्न बेल्ट में आप रह रहे हैं, आपको लग रहा है। तो आपकी जानकारी के लिए सब कुछ सही है, नो डाउट। अब बहुत सारे इंस्टीट्यूट क्या करेगा, अपना क्लास को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ भी बता देगा, ठीक है ना। जैसे मान लो अभी हम बताएं कि वैलेंटाइन सिरोल जो है उससे लड़ने उड़ने के लिए पहुंच गए, केस कर दिए। इसी में थोड़ा सा नमक मिर्च लगा के बोल देंगे वैलेंटाइन सिरोल ने एक पीआईएल फाइल किया, ये किया वो किया। अरे भाई साहब, ये एक अपना जुडिशियल प्रोसेस है, ठीक है ना। अरे कोई दिक्कत नहीं है, आपको जानकारी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, आप जानकारी बढ़ाइए, पहले टीचर बन जाइए, उसके बाद बच्चों को खूब ज्ञान दीजिएगा, आराम से, बहुत टाइम है आपके पास, ठीक है। हाँ, तिलक, देखिए तिलक ने होम रूल आंदोलन जब चालू किया था ना, और जब 1899 के आसपास जब उन्होंने गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव जो स्टार्ट किया था, उसी समय क्या हुआ था, उन्होंने चंदा वगैरह करके एक फंड का निर्माण किया था, तिलक फंड। लेकिन इस फंड का कार्य बस यही होता था कि हर साल जो गणपति महोत्सव और जो शिवाजी महोत्सव होता है ना, उसको व्यापक पैमाने पे भव्य तरीके से करने में जो खर्च होगा, उसका ये लोग काम करेंगे। आज भी है, आज भी आप देखते होंगे ना, शिवाजी महोत्सव महाराष्ट्र में बहुत अच्छे से मनाया जाता है। आज भी गणपति बप्पा मोरिया एकदम पूरा वहां हर सेलिब्रिटी सब कर रहा है। रीजन, ये स्टार्ट किया गया है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, ठीक है ना। और आज भी वहां पे बहुत सारा ऐसा ऐसा मतलब जगह है, जैसे एक लाल बागचा राजा है वहां पे, जहां पे बहुत बड़ा भव्य तरीके से वो लोग करता है काम। भाई साहब, उसके फंड में हर साल 100 करोड़ आ जाता है खाली करने के लिए, 100 करोड़ का फंड। किलो में सोना चांदी हीरा मोती सब चढ़ता है, इस टाइप का वहां पे है व्यवस्था। तो ये तिलक फंड उसी से रिलेटेड है। लेकिन अब बहुत सारे अलग अलग किताब में विदेशी लोग क्या लिखते हैं, तिलक फंड इसलिए बनाया गया ताकि होम रूल आंदोलन में लोगों को जोड़ा जा सके, और लोगों को मतलब आंदोलन को बढ़ाने के लिए, मतलब जिंदा रखने के लिए जो पैसा का जरूरत पड़ रहा था वो था, क्रांतिकारी गतिविधियों में जितना चीज खाना खिलाना या कुछ भी हो रहा है उसके लिए था। तो हर आदमी का अलग अलग व्यवस्था है। लेकिन इस फंड का जो हिस्टोरिकल इम्पैक्ट है ना, वो वहीं से स्टार्ट होता है। कहां से? गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव। आज भी धर्म के नाम पर लोग बहुत चंदा देते हैं, आज भी, है ना। तो ये धार्मिक पहलू जब तक भारत में रहेगा इस तरीके का चीज होता रहेगा। चलिए लिखना स्टार्ट कीजिए इसमें। क्या हो गया? मर गया वो रैंड मदर केस, बस वो लड़ रहे थे बस। और इसमें क्या है, चापेकर बंधु क्या है ना, चापेकर बंधु एक आदमी था रैंड, उसका जब मर्डर किया ना, तो चापेकर बंधुओं के ऊपर केस हो गया, केस मुकदमा। तो उन लोगों का पक्ष रखने के लिए बाल गंगाधर तिलक ने एक केस लड़ा, उसी केस का नाम है रैंड मर्डर केस, ठीक है ना। मतलब हार तो निश्चित था क्योंकि मारा वही लोग था, हार निश्चित हो। इसको इनका पॉपुलैरिटी इतना क्यों मिला बाल गंगाधर तिलक को? ये तो क्लियर कट था ना कि चापेकर बंधुओं ने मारा है। हार, ये पता था कि हारने वाले हैं, सजा उनको होना है। लेकिन उसके बाद भी कोई माई का लाल था जो अंग्रेजों के सामने खड़ा हुआ और केस लड़ेंगे। आज आप महाभारत के युद्ध में कर्ण को मानते हैं सबसे बड़ा धनुर्धर था, क्या रीजन है कर्ण का? आपको क्या लगता है अर्जुन नहीं था? अर्जुन से ज्यादा फुटेज है कर्ण का, क्यों? अरे नहीं, कुछ नहीं होता। आप महाभारत का पक्ष जब आप देखिएगा ना, तो एक साइड पांडव है और एक साइड कौन कौन है? गुरु द्रोणाचार्य जो पांडव को सिखाया है, दूसरा भीष्म पितामह जिनको इच्छा मृत्यु है, वो मर ही नहीं सकता है जब तक नहीं चाहेगा, तीसरा कर्ण, कर्ण मतलब जब तक उसके पास कुंडल कवच है उसका तो कोई जीवन में उसको कोई नहीं मार सकता, सब इधर अमर है, अजर अमर आदमी लोग है इधर। उसके बाद भी पांडव जीतता है, छल से या किसी भी चीज से वो जीतते हैं। अब एक चीज और समझिए, कर्ण का फुटेज इतना ज्यादा महाभारत में पता है क्यों दिखाया नहीं गया? बहुत बड़ा युद्ध था वो। कर्ण दोस्ती के लिए हर चीज किया, उसको पता था कि, उसको पहले से पता था कि हम हारने वाले हैं, ठीक है ना। उसको पता था कि हम युद्ध हारने वाले हैं, हम नहीं जीत पाएंगे क्योंकि इसमें हम लोग गलत काम किए हैं। लेकिन ये पता होने के बाद भी युद्ध में अपोजिट साइड से लड़ना, कि मेरा तो निश्चित एकदम है कि हम हारने वाले हैं, उसके बाद भी लड़ना, इसीलिए कर्ण को माना जाता है, ठीक है ना। दुर्योधन हो सकता है कि आप उसको हमेशा नेगेटिव कैरेक्टर के तौर पे देखें,
लेकिन कभी कर्ण के नजर से आप देखेंगे तो दुर्योधन भी आपको अच्छा दिखेगा, क्योंकि दुर्योधन वो आदमी है जो कर्ण का जब जाति वाति का जब बात हो रहा था ना, उसको एक किंग दिया, अंग जो है ना, प्रदेश दिया गया था, भागलपुर वाला जो क्षेत्र है आपका, ठीक है ना, उसको दिया गया ताकि वो पार्टिसिपेट कर पाए उस चीज में। उस समय उसका इज्जत रखा, और इसी चीज का ऋण चुकाने के लिए कर्ण ने बोला, ठीक है ना, कि अब हम कुछ ना। और एक चीज और, उस समय महाभारत में एक और प्रसंग आता है ऐसा, ठीक है ना, कितना दिन तक चला महाभारत? 18 दिन। 18वें दिन का दुर्योधन का एक कॉन्सेप्ट चलता है। 18वें दिन का दुर्योधन का मतलब समझ रहे हैं? कभी कभी होता है ना, आप लोग के साथ भी वही स्थिति है। 18वें दिन का दुर्योधन मतलब उसका 99 भाई मर चुका है, उसका बेस्ट फ्रेंड मर चुका है, उसका गुरु सब मर चुका है, खाली बचा कौन है? तो जब समझौता करना ही था तो पहले कर लेते ना, सब बचा हुआ रह जाता। अब समझौता के लिए कोई चीज नहीं बचा। 18वें दिन का कर्ण का मतलब अब सब कुछ खो दिए हैं, सब कुछ खत्म है। तो अब लास्ट दिन खुद को बचाने के लिए कोई स्थिति में नहीं हम आने वाले। अब कोई समझौता नहीं होगा। अगर हमको समझौता करना ही था, हम 12वां 13वां दिन कर लेते, भाई भी मेरा कुछ जिंदा रह जाता, कर्ण भी जिंदा रहता, बाकी लोग भी जिंदा रह जाता। तो 18वां दिन का कर्ण का स्थिति है आप लोगों का, मतलब दुर्योधन का। रीजन क्या है? इसके बाद कब टीचर का वैकेंसी आना है नहीं आना है पता नहीं है। ठीक है ना? तो दिस इज बेसिकली योर नीड। अब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। क्या? एक सेकेंड हाँ, एक इनको सरकार वोट किसको दिए थे आप? अच्छा देखिए, इनका इनका बात ही अलग रहता है भाई। तो आपको हम अभी भी बता दे रहे हैं, सुन लीजिए। मेरे अनुमान से आपके पास बहुत ज्यादा टाइम अब नहीं है, ठीक है ना? तो या तो अब देखिए, आप जिस दुविधा में है ना, आप सुन लीजिए पहले यहाँ पे, आप लोग जिस दुविधा में हैं कि करें ना करें, कुछ दूसरा एग्जाम भी देखते हैं, तो आपके पास इतना एग्जाम तो कोई भी सीट इतना में नहीं आएगा, कोई एग्जाम में इतना सीट नहीं आने वाला, ठीक है ना? 80,000 के आसपास सीट है, सिंपल सा बात है। तो लग जाइए हर बार। देखिए करते करते हम लोग का और लास्ट 4-5 क्लास बचा हुआ है। हम पहला क्लास से आप लोग को बोल रहे थे कि अभी तक आप लोग का वो घटना चक्र वगैरह खत्म हो जाना चाहिए था, ठीक है ना? आज से 30 दिन पहले आपको हम बोले थे कि हम लोग का क्लास जो है चलेगा, और आपको दूसरा या तीसरा दिन के क्लास में हम आपको वो खरीदवा दिए थे किताब उताब सारा, है ना? अरे मेरा क्लास में जो हम पढ़ा रहे हैं उसको खाली घर पे जाके एक बार देख लीजिएगा ना, इतना हम गारंटी दे रहे हैं, आप नहीं भूलिएगा। हम जितना आपको सरल तरीके से सारा चीज बताते जा रहे हैं ना, अब आप सोचिएगा कि बिना घटना चक्र मारे हम कैसे, बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा कुछ। हम बेवकूफ थोड़े हैं कि आपको पहला ही 10 दिन में सारा चीज मटेरियल दे दिए थे। आपका काम था प्रैक्टिस करना। कुछ लोग हैं, जैसे हम 4-5 लोगों को देख रहे हैं जो कंटिन्यू डेली बेसिस पे सेट मार रहा है। एक तो हमसे उस दिन पूछ भी रहा था कि सर यहां तक हम मार दिए हैं, ठीक है ना, 1857 तक उसका पूरा एमसीक्यू वगैरह सब खत्म कर दिया है, ठीक है ना, और बोला कि सर 1-2 दिन के रेस्ट के बाद हम फिर उधर से स्टार्ट करेंगे। अब बाकी लोग क्या कर रहे हैं, किताब तो उसी समय हम बोल दिए थे ना। यही होता है, टाइम आपका धीरे धीरे पार हो जाता है। 1 महीना के बाद अब फिर हो सकता है दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट हो, फिर उसका प्रेशर आपके ऊपर आ जाएगा। कम से कम ये तो होता कि आपका 8 नंबर जो है अगर ढंग से आप कर लिए रहते, तो 8 में तो 6-7 लाने के लिए आप योग्य हो जाते ना। तो इसीलिए बोलते हैं समय का कीमत समझिए। आपके सामने सबसे बड़ा एग्जाम्पल समय का हम ही है, ठीक है ना? सिंपल सा बात समझिए, 2-2 इंटरव्यू जब था ना, उस समय दिमाग से बहुत ज्यादा मतलब प्रेशराइज थे हम। उस समय थोड़ा सा अगर ध्यान व्यान दिए रहते तो आज जगह पे होते। लेकिन उस समय बुद्धि काम नहीं करता है आदमी का, अलग अलग चीज, 10 तरह का प्रेशर, है ना? समाज में 10 तरह का प्रेशर, शादी का प्रेशर, अगला का शादी का प्रेशर, अगला को लड़का देखने आ रहा है उसका प्रेशर, ठीक है ना? तो कुल मिला जुलाकर हर चीज आदमी उस समय चाहता है कि सब कुछ बच जाए। तो हर चीज नहीं बचेगा आपसे, और हम तो कुछ भी नहीं बचा पाए, सिंपल सा बात है। तो ये चीज समझना पड़ेगा आपको। तो अभी आपके पास बचाने के लिए एक ही चीज है, ठीक है ना? उसी पे फोकस कीजिए। नहीं कीजिएगा, रौंद के कोई दूसरा चला जाएगा, फिर आप पंचवर्षीय योजना बनाइए। तो बस कुछ दिन का टाइम है,
इसको कंप्लीट कीजिए और आगे फिर दूसरा सब्जेक्ट का प्रेशर लीजिए। चलिए आगे लिखिए। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, हाँ, खिलाफत आंदोलन टॉपिक डाल लीजिए। हाँ, खिलाफत आंदोलन में डालिए टॉपिक। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने मुसलमानों से यह वादा किया, अंग्रेजों ने मुसलमानों से यह वादा किया था कि, अंग्रेजों ने मुसलमानों से यह वादा किया था कि वे तुर्की का विभाजन नहीं करेंगे, वे तुर्की का विभाजन नहीं करेंगे, तुर्की का विभाजन नहीं करेंगे। किंतु प्रथम विश्व युद्ध के बाद, किंतु प्रथम विश्व युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों ने तुर्की का विभाजन कर दिया, अंग्रेजों ने तुर्की का विभाजन कर दिया और उसे आपस में बांट दिया, और उसे आपस में बांट दिया, आपस में बांट दिया और उसे आपस में बांट दिया। इसका विरोध तुर्की के खलीफा ने किया, इसका विरोध तुर्की के खलीफा ने किया, तुर्की के खलीफा ने किया और भारत में इसी विभाजन के खिलाफ, और भारत में इसी विभाजन के खिलाफ, और भारत में इसी विभाजन के खिलाफ या इसी विभाजन के विरोध में लिख लीजिए, खिलाफ के जगह विरोध में लिख लीजिए, विरोध में खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया गया, प्रारंभ किया गया। खिलाफत आंदोलन को, खिलाफत आंदोलन को मोहम्मद अली और शौकत अली, मोहम्मद अली और शौकत अली ने शुरू किया, ने शुरू किया। अखिल भारतीय खिलाफत समिति का, अखिल भारतीय खिलाफत समिति की बैठक नई दिल्ली के, समिति की बैठक, खिलाफत समिति की बैठक अखिल भारतीय खिलाफत समिति की बैठक दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान, हाँ, फिरोज शाह कोटला मैदान में हुई। 23 नवंबर 1919 को, 23 नवंबर 1919 को इसकी अध्यक्षता, इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी, महात्मा गांधी ने की और अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर अंग्रेजों ने, और अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर अंग्रेजों ने तुर्की के विभाजन को, अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर अंग्रेजों ने तुर्की, अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर अंग्रेजों ने तुर्की के विभाजन को, तुर्की के विभाजन को रद्द कर दिया, रद्द कर दिया और भारत में भी खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गया, और भारत में भी खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गया।
तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा क्या क्या है कि अखिल भारतीय खिलाफत समिति के अध्यक्षता किसने की? महात्मा गांधी ने। कहां पे की? दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान में। तो अखिल भारतीय खिलाफत समिति का गठन कहां पे हुआ और उसका मतलब मीटिंग कहां हुआ? नई दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में। अध्यक्षता कब की? 23 नवंबर 1919 में। खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा चालू किया गया? अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली और शौकत अली। खिलाफत आंदोलन का कारण क्या था? तुर्की का विभाजन करना, है ना, और जिसका विरोध प्रदर्शन खलीफा कर रहे थे। ठीक है ना, तो ये सारा चीज, इसके बाहर कुछ भी नहीं आने वाला एग्जाम में। ठीक है, चलिए आगे। सब आया हुआ? हाँ, एक मिनट एक मिनट। तुर्की का विभाजन हुआ, तुर्की भी अकेला नहीं था उसमें, ऑटोमन एम्पायर का वो पार्ट था, है ना। तो ये हम आपको वर्ल्ड जब पढ़ाएंगे ना, वर्ल्ड हिस्ट्री, तब उसमें बताएंगे। चलिए आगे। अब लिखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, असहयोग आंदोलन। असहयोग, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920। 1 अगस्त 1920। चलिए लिखना स्टार्ट कीजिए इसमें। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया यह पहला, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया यह पहला जन आंदोलन था। जन आंदोलन था, जन आंदोलन था, क्योंकि इसमें पूरे देश की जनता ने भाग लिया था। क्योंकि इसमें पूरे देश की जनता ने भाग लिया था। पहला जन आंदोलन था, जन आंदोलन था, क्योंकि इसमें पूरे देश की जनता ने भाग लिया था। क्योंकि इसमें पूरे देश की जनता ने भाग लिया था। महात्मा गांधी ने कहा था कि यदि हम सब मिलकर, यदि हम सब मिलकर अहिंसक रूप से, अहिंसक रूप से अंग्रेजी वस्तुओं का, अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करें तो अहिंसक रूप से अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करें तो निश्चित ही एक वर्ष में, निश्चित ही एक वर्ष में एक वर्ष में हमें आजादी मिल जाएगी, हमें आजादी मिल जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, महात्मा गांधी के कहने पर ही वकीलों ने, महात्मा गांधी के कहने पर ही वकीलों ने न्यायालय जाना छोड़ दिया, न्यायालय जाना छोड़ दिया। विद्यार्थियों ने अंग्रेजों का स्कूल छोड़ दिया, विद्यार्थियों ने अंग्रेजों का स्कूल छोड़ दिया। नाई, धोबी, मोची इत्यादि ने, नाई, धोबी, मोची, बावर्ची इत्यादि ने अंग्रेजों का काम करने से इनकार कर दिया। मोची और बावर्ची या बावर्चियों ने अंग्रेजों का काम करने से मना कर दिया। लोग अंग्रेजों के वस्तुओं को खरीदना छोड़ दिए।
दुकानदारों ने अंग्रेजी वस्तुओं, अरे जल्दी लिखो यार, और दुकानदारों ने, लोगों ने, सुनिए, लोगों ने अंग्रेजी वस्तुओं को खरीदना छोड़ दिया, लोगों ने अंग्रेजी वस्तुओं को खरीदना छोड़ दिया और दुकानदारों ने उसे बेचना छोड़ दिया, दुकानदारों ने उसे बेचना छोड़ दिया। इससे अंग्रेजों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा, इससे अंग्रेजों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा, अंग्रेजों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। किंतु यह आंदोलन आजादी नहीं दिला सकता था, किंतु यह आंदोलन आजादी नहीं दिला सकता था। आप लिख लिए ना? अच्छा फिर से एक बार लिख लो यार। अच्छा सुनिए सुनिए विद्यार्थी, सुनिए फिर से, लोग अंग्रेजों के वस्तुओं को खरीदना छोड़ दिए और दुकानदार उसे बेचना छोड़ दिए, यहां तक लिखे, दुकानदार उसे बेचना छोड़ दिए। इससे अंग्रेजों को भारी नुकसान हुआ या नुकसान का सामना करना पड़ा, किंतु यह आंदोलन आजादी नहीं दिला सकता था, किंतु यह आंदोलन आजादी नहीं दिला सकता था। अब पैराग्राफ चेंज कीजिए। दक्षिण भारत से, सबसे इंपॉर्टेंट, अच्छा बता सकते हैं आप दक्षिण भारत से कौन कर रहा था असहयोग आंदोलन का नेतृत्व? कोई एक भी बता दीजिए हमको। पिल्लई, और कोई कोई एक बता दीजिए हमको, लिखिए। दक्षिण भारत से असहयोग आंदोलन का नेतृत्व राजा गोपालाचारी, राजा गोपालाचारी, नहीं इसमें भी, राजा गोपालाचारी कर रहे थे। इसी आंदोलन के दौरान पटना से कौन कर रहे थे? अरे 58 में मर गए हैं वीर कुंवर सिंह। वही लिखिए मौलाना मजरूल हक। इसी आंदोलन के दौरान मौलाना मजरूल हक ने पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना की, सदाकत आश्रम की स्थापना की। मौलाना मजरूल हक, मौलाना मजरूल हक ने सदाकत आश्रम की स्थापना की, ठीक है ना? अरे मजहरूल भी लिख सकते हैं, मजहर उल है ना, ये भी हो सकता है, मजहर उल ये भी हो सकता है, उर्दू है भाई साहब। अरे यही वाला है भाई, इसी को लिख लो। सब गलत है, ये वाला सही है। मजहर उल हक ने सदाकत आश्रम की स्थापना की। नोट देके एक चीज लिखे, नोट देके, सीआर दास तथा मोतीलाल नेहरू, सीआर दास तथा मोतीलाल नेहरू ने प्रारंभ में इस आंदोलन का विरोध किया, किंतु बाद में वे इस आंदोलन से जुड़ गए,
जुड़ गए। उनको लगा कि थोड़ा सा पार्टी पॉलिटिक्स हो रहा है ना, ये सब अहिंसा अहिंसा से कुछ होने वाला नहीं है। देखिए सीआर दास जो आदमी थे ना, इलाइट क्लास के आदमी थे, वकील बैकग्राउंड, ठीक है ना, और वकील लोग को हर चीज में साजिश दिखता है, क्योंकि सीआर दास प्रो हिंदू आदमी, मोतीलाल नेहरू का नहीं कह सकते, सीआर दास एकदम प्रो हिंदू आदमी। और जैसे ही महात्मा गांधी का खिलाफत आंदोलन चल रहा था ना, उसी समय सीआर दास को समझ में आ गया कि ये जो है हिंदू मुस्लिम करने वाला आदमी है। तो स्टार्टिंग में कुछ चीजों को लेकर सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने असहयोग आंदोलन या महात्मा गांधी का विरोध किया। उनको ऐसा लगा कि शायद ये एक सही प्रारूप में, सही दिशा में ना जा पाए स्वतंत्रता आंदोलन। तो स्टार्टिंग में उनको लगा कि भाई साहब देखो ऐसे करेगा तो हिंदू मुस्लिम होता रहेगा, ठीक है ना, ये लोग तो मेन मुद्दा का बात ही नहीं कर रहा। आजादी कोई क्या मतलब भीख है क्या जो हम लोग मांग के लेंगे? आजादी को छीनने का जरूरत है। और आप तो बात कीजिए सबसे पहले, आप एक क्रोनोलॉजिकल तरीके से बात कीजिए ना। ये तो बात सही है कि बिना स्ट्रगल किए, और ये भी गलत है कि पूरा आजादी एक बार में लोग दे देगा। तो आप क्रमबद्ध तरीके से धीरे धीरे कुछ कुछ चीज उससे स्नैच कीजिए। तो सबसे पहला इसीलिए स्वराज दल का गठन किया गया, ताकि पहले हम लोग अपना स्वराज को समझें, है ना। स्वराज का पार्टी का जब गठन हुआ, उसके बाद सीआर दास की डेथ हो गई। मोतीलाल नेहरू जब इस पार्टी को, उनका मुख्य मुद्दा इलेक्शन लड़ना कभी था ही नहीं स्वराज दल का, लेकिन उन्होंने इलेक्शन लड़ा, एक दो सीट भी जीते, है ना। अब जो सीआर दास और मोतीलाल नेहरू है, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही है ना, नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद स्वराज पार्टी होगा। लेकिन थोड़ा सा आप बैकग्राउंड समझिए। महात्मा गांधी का विरोध करने के पीछे 3-4 रीजन था। एक तो खिलाफत वाला था, हिंदू मुस्लिम वाला। दूसरा, महात्मा गांधी का जो तरीका था ना, वो अहिंसात्मक था। और अहिंसात्मक रूप से अगर इतना बड़ा मास मूवमेंट अगर हो गया, खिलाफत आंदोलन भी चल रहा था उसी समय, असहयोग आंदोलन उसके जस्ट बाद इन लोगों ने स्टार्ट करा, तो उसी समय बाल गंगाधर तिलक ने ये चीज बोला कि महात्मा गांधी जी क्या कर रहे हैं, सही तरीका है और सही समय है। उधर अंग्रेज विश्व युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध में बिजी है, इधर इतना बड़ा आंदोलन चल ही रहा है ना, कुछ करने का जरूरत नहीं, अंग्रेज वैसे ही कमजोर है, इन लोग को उखाड़ के फेंकिए। महात्मा गांधी नहीं समझे इस चीज को, और जब महात्मा गांधी इस चीज को नहीं समझे, वो क्या करे, वो भर्ती करवा रहे हैं उसके सेना में, ठीक है ना, उसी के सेना को मजबूत कर रहे। इसी चीज से विरोध कर रहे होंगे सीआर दास और मोतीलाल नेहरू कि आप एक बात बताइए, जो आप पे अत्याचार कर रहा है उसके सेना में और आप आदमी भेजना चाह रहे हैं, तो ये तो अपना ही पैर में कुल्हाड़ी मारना हुआ ना। तो ये एक्सप्लेनेशन देते थे गांधी जी कि नहीं नहीं, वो बोला है कि हमको आजादी देगा, तो एक बार उसका बात मान के देखते हैं। तो सीआर दास और मोतीलाल नेहरू बोला कि चचा ऐसे नहीं चलेगा। आप 1857 में देखे नहीं क्या हुआ, 1857 में आप पूरा का पूरा प्रारूप देख रहे हैं। उसके बाद इतना सारा चीज, पार्टीशन ऑफ बंगाल देख लिए आप, उसके बाद भी आपको लग रहा है, आप ही को फेंका था ना वहां पे साउथ अफ्रीका में बोरिया बिस्तर समेत, और आप उन्हीं का सपोर्ट कर रहे हैं। तो सीआर दास ने कहीं पे ऐसा बोला, मतलब ऐसा किसी किताब में हम पढ़े थे कि सीआर दास ने ऐसा बोला कि गांधी जी जो है ना, ये मतलब इस तरीके से, मतलब अंग्रेज के विरोध में भी काम कर रहे हैं और अंग्रेजों का साथ भी दे रहे हैं। तो ये चीज थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा कि ये कर क्या रहे हैं। तो इसी से हो सकता है कि उन्होंने प्रारंभ में उसका विरोध किया। बाल गंगाधर तिलक का स्टैंड एकदम क्लियर था कि भाई साहब अभी अंग्रेज कमजोर है, लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दीजिए। लेकिन महात्मा गांधी क्यों किसी का सुनेंगे, दो गो एकदम रजनीकांत थे ना, क्योंकि 2 गो 3 गो आंदोलन एकदम सफल उनका रह चुका है। इनको लग रहा है कि एकदम प्यार से, आराम से, अहिंसक तरीके से बैठ जाना है रोड पे, और उन लोग आजादी थाली में परोस के लाके दे देगा, और ऐसा होने वाला कभी नहीं था। और इस चीज का रियलाइजेशन महात्मा गांधी को हुआ। देखिए महात्मा गांधी ने जो 3 आंदोलन उसने शुरू किया, महात्मा गांधी को एकदम कंफर्म था कि 1 साल के अंदर हो जाएगा सारा चीज। तो महात्मा गांधी का ये जब आह्वान वो किए ना कि 1 साल मेरे साथ खड़ा हो जाओ, सारे लोग जितना हम बोल रहे उतना करो, 1 साल में हम लोग को आजादी मिल जाएगी। सब लोग को लगा यार रजनीकांत आदमी कुछ भी कर सकता है, क्योंकि 3 बार ऐसे अहमदाबाद मिल स्ट्राइक वाला में किया, चंपारण में किया, तो भाई साहब इनका तो भौकाल बहुत ज्यादा है। तो इस चीज को दिमाग में रखने के लिए लोगों ने बोला कि ठीक है एक बार सपोर्ट करते हैं।
सीआर दास भी पहले विरोध कर रहे थे, फिर उनको भी लगा कि यार एक बार करके देखते हैं सपोर्ट, क्या पता कुछ लंगोट वाला आदमी करके दिखा जाए। तो लोगों ने सपोर्ट करना फिर प्रारंभ किया, और जब प्रारंभ किया तो एक साल से पहला साल तो कुछ हुआ ही नहीं, 20 पूरा खत्म हो गया, 21 पूरा खत्म हो गया। अब सब मतलब गांधी जी को बोल रहा है कि कब, 1-1.5 साल तो हो गया। तो महात्मा गांधी बोले सबर कीजिए, सबर का फल मीठा होता है। और महात्मा गांधी तो अपने जुबान से पलट नहीं सकते थे, और महात्मा गांधी समझ गए थे कि ये सब करने से आजादी मिलने वाला, तो वो एक ढूंढ रहे थे ऐसा बहाना ऐसा बहाना और ढूंढ रहे थे कि कुछ ऐसा हो और हम अपना हाथ इस आंदोलन से पीछे करें, क्योंकि कमिटमेंट कर दिए हैं, 1 साल का 2 साल ऐसे ही निकल गया है, कुछ हो ही नहीं रहा है। तो महात्मा गांधी एकदम पूरा डिप्रेशन में चल रहे थे कि भाई ऐसा बोल तो दिए हैं, क्या होगा। तब हुआ क्या कि चौरी चौरा कांड भाई लोग 5 फरवरी को कर दिया। चौरी चौरा हुआ, इसी चीज का इंतजार करते गांधी जी। और गांधी जी ने क्या किया इस चीज का, जब क्योंकि गांधी जी का फिलॉसफी प्रिंसिपल था अहिंसा वाला, और इन लोग हिंसा कर दिया था, तो गांधी जी ने बिना किसी से पूछे, बिना किसी चीज को किसी लोग को इन्फॉर्म किए, बिना मतलब यार आपकी बात पे लोग स्कूल कॉलेज छोड़ के 2 साल से रोड पे नौटंकी कर रहा है, और आप अचानक से एक दिन प्लान बनाए और रातों रात आपने डिसीजन सुना दिया अपना। बाकी सब लोग बोल रहे हैं कि भाई साहब स्कूल वापस जाना है कि नहीं, क्या करना है अब आगे, वकालत फिर से शुरू करें, क्योंकि तो अपना विड्रॉ कर लिया भाई। तो इस चीज को लेकर गांधी जी का बहुत सारा लोग विरोध करते हैं कि यार ये तो पीक पे चल रहा था ना सारा चीज, लोगों का एग्रेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी क्रांति बिना एग्रेशन के पॉसिबल ही नहीं है। अभी बीपीएससी का बच्चा लोग जितना आंदोलन किया, धरना एकदम बैठा हुआ था भाई, हम भी जाके बैठे वहां पे, हम भी 2-4 दिन वहां पे थे। पहला तो स्टार्टिंग में 12-14 दिन खूब गए, है ना, उसके बाद बीपीएससी ऑफिस वाले वहां पे भी गए, है ना, वहां पे भी जब लाठी उठी मारा ना, तो फिर हमको लगा कि इन लोग बेटा मूड बदल लिया है, इन लोग अब मारेगा। फिर और लोग नहीं होता 2-4 को आपके ग्रुप में रहता, भगत सिंह कि अमन जी एक लाठी खा लेंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत जोर लगता है भाई, हम बता बहुत जोर का लगता है, ठीक है ना। अब अरे हाँ यार मार दिया था उस दिन, 4-5 लोग थे, हमको तो कम मारा उस। मेरा ऐसा कोई, मेरा कहने का देखिए, हम आज भी परीक्षा के विरोध में नहीं है, आपको हम रियलिटी बता रहे हैं। जिस दिन जेपी गोलंबर में ये सारा चीज हो रहा था ना, जेपी गोलंबर में जिस दिन हो रहा था ये सारा चीज, पूरा जैकेट विकेट हम लोग का भींग गया था, पूरा कैनन चलाया। तो मेरे एक फ्रेंड थे रंजीत, और उनके एक थे अवनी भैया, 2 लोग एकदम क्रांतिकारी आदमी, हमको घर से उठा के ले गया था ये लोग, इतना क्रांतिकारी आंदोलन में था। अब वहां पे उस दिन ये लोग जब लाठी बरसा रहा था ना, तो हमको तो समझ में आ गया था, लोग घसीट घसीट के उठा उठा के फेंक दे रहा है उसमें वैन में। तो हम तो पहले वहां से निकले कि भाई हमको नहीं पकड़ ले। अब ये जो भाई साहब थे, रंजीत भाई साहब जो थे, इसको पुलिस वाला दोनों पकड़ के ले जा रहा, हम रंजीत जी का पैर खींचे, रंजीत जी छोड़िए सर, ये नहीं करेगा हफ्ते, हम इसको नहीं लाएंगे। उसको खींच के ले गया भाई वहां पे, फिर इसको पीएमसीएच गया, अगला दिन गए पीएमसीएच में। तो हम बोले तब क्रांतिकारी जी क्या हुआ, लेकिन ऐसा पुलिस को नहीं करना चाहिए। बच्चा लोग में बहुत सारा चीज ऐसा हुआ अरे हम आजाद और किसी चीज के विरोध में नहीं है, अरे देवता का बात नहीं है, हम आपको जो चीज बता रहे हैं उस चीज को समझिए आप। लोग वहां पे, अभी तो आपके पास इतना सारा ऑप्शन है, उस समय सिर्फ एक बात पे जो लोग थे ना, वो महात्मा गांधी के बात पे सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गए। जब महात्मा गांधी खिलाफत कमेटी के लिए ऑल इंडिया अखिल खिलाफत समिति का गठन करके सबसे राय मशवरा करके उसकी अध्यक्षता कर सकते थे, तो इतना बड़ा आंदोलन जो पहला जन आंदोलन था, महात्मा गांधी ने किसी से पूछा क्यों नहीं विड्रॉ करने से पहले। अरे नहीं जुड़े थे भाई इतना, आप मिडिल क्लास आदमी जो है ना। अच्छा एक बात बताइए, दोनों काम एक साथ कैसे होगा? आप बोल रहे हैं कि आधा काम छोड़ा था ना लोग, कौन लोग, कहां ये लिखा हुआ है, कहां लिखा पढ़ा आपने ये? अरे भाई साहब सुनिए सुनिए, आपका कॉन्सेप्ट जो है ना, सुनिए सुनिए, आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा वीक है, पहले समझिए क्या है। महात्मा गांधी के आंदोलन करने से पहले
लोग महात्मा गांधी पे भरोसा कर रहे थे, ठीक है ना। महात्मा गांधी का सबसे बड़ा योगदान रहा कि उन्होंने एक आंदोलन को ग्रास रूट लेवल तक एकदम जड़ से जोड़ा। जड़ से जोड़ने का मतलब क्या है, जो निम्न वर्ग के लोग हैं ना उन तक पहुंचाया आंदोलन, एक विश्वास बनाया। इसमें भी दिक्कत नहीं है, गांधी जी से हम कभी, मेरा कोई बैर नहीं रहा गांधी जी से, वो तो बहुत अच्छा काम किए स्वतंत्रता संग्राम में। लेकिन महात्मा गांधी ने जब चौरी चौरा का जो ये कांड जब हुआ, तो इसके बाद तुरंत उनको रातों रात फैसला नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि ये पूरा आंदोलन का जो था ना पीक था ये। क्योंकि आप यहां पे पहुंच के अगर आप आंदोलन को विड्रॉ कर ले रहे हैं तब तो दिक्कत है। और सिर्फ ऐसा नहीं कि महात्मा गांधी ने यहां किया, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सुनिए, अरे चुप हो जाइए पहले, अब मेरा सुनिए आप। महात्मा गांधी ने एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में ये वाला काम किया, असहयोग आंदोलन में, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी किया। क्या किया, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन एकदम यहां पीक पे था, उस समय चले गए गांधी इरविन समझौता इन्होंने किया, और गांधी इरविन समझौता के बाद ही चले गए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, और लीडर कोई था नहीं ऐसा, सरोजनी नायडू को संभालना पड़ा। अब ये चले गए, महात्मा गांधी मेन आदमी ही चला गया, एसएस राजपुताना में बैठा, निकल लिया। अब वहां पे गया, सब लोग को पता था कि वहां जाने पे क्या होना है, लेकिन फिर भी ठीक है, देश हित में वो गए, वहां पे अपना बात उन्होंने रखा। वापस जब आए यहाँ पे आंदोलन, क्योंकि गांधी इरविन समझौता में पॉलिटिकल प्रिजनर के रिलीज का जब बात हुआ था ना, तो एक वहां पे पॉइंट अंग्रेजों ने और रखा था कि आपको आंदोलन समाप्त करना पड़ेगा, और आंदोलन समाप्त करके आपको जाना पड़ेगा। तो महात्मा गांधी इस चीज को फिर वहां पे क्या किए, समाप्त कर दी, और फिर चले गए वहां। और फिर उधर से जब लौटे, जब वहां कुछ बात नहीं बना, फिर सबको बोले कि बेटा कल से आ जाना, कल से फिर धरना करेंगे। आंदोलन रोक कर फिर से रीस्टार्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, ये दिक्कत है। अब जब ये दो आंदोलन जब महात्मा गांधी का हुआ ना, इसके बाद प्रारूप ही बदल गया पूरा, आदमी का भरोसा उठने लगा महात्मा गांधी से। और इसी के जस्ट बाद आप देखिएगा ना, सुभाष चंद्र बोस जैसा लोगों का वो लोग, मतलब वहां से उसका उजागर हुआ, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग आगे बढ़े। अब सुभाष चंद्र बोस जब आगे बढ़ रहे थे, तो उस समय आपको पता है कि त्रिपुरी और हरिपुरा अधिवेशन हुआ, और त्रिपुरी अधिवेशन में त्रिपुरी संकट जो था, उनका कौन हार गया था, पट्टाभी सीतारमैया। और गांधी जी ने ये चीज बोला कि ये मेरा हार है। लास्ट में जब सुभाष चंद्र बोस ने यहां से उनको, सुभाष चंद्र बोस बहुत माय डियर आदमी थे, एकदम क्रांतिकारी आदमी, हर इंसान को ऐसा होना चाहिए, पढ़े लिखे शिक्षित, हर आंदोलन को समझने वाले। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कह के संबोधित किया था ये आदमी, राष्ट्रपिता, और उसको हटवा रहा है भाई यहां से। तो उनको ये चीज समझ में आ गया कि कांग्रेस में रह के कुछ होने जाने वाला नहीं, हमको अगर मेरा देश से प्यार है ना, तो हम अकेले जाके काम करेंगे। और उन्होंने मतलब इंडियन नेशनल आर्मी बनाया, फॉरवर्ड ब्लॉक भी बनाया, सिंगापुर में रह के, जापान में रह के, रंगून में रह के इनका नेतृत्व किया, जर्मनी पहुंच गए हिटलर का हेल्प करने के लिए, सिर्फ भारत के हित में। और अंतिम जब 1942 आया ना, तब महात्मा गांधी का छवि थोड़ा सा धूमिल हो रहा था। तो महात्मा गांधी अब समझ गया था कि अब अहिंसा से काम चलने वाला नहीं है, और तब जाके बॉम्बे के ग्वालियर टैंक से उन्होंने आह्वान किया, करो या मरो। और ये महात्मा गांधी के लाइफ का पहला हिंसात्मक फेज था। यही चीज महात्मा गांधी अगर पहले किए रहते शायद, तो हो सकता है कि अंग्रेजों में भी एक डर होता। हम ये नहीं बोल रहे कि उनका अहिंसात्मक उनको नहीं होना चाहिए था, वो दो कारण हो सकता है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी है। हो सकता है महात्मा गांधी अहिंसात्मक तरीके से इसलिए करना चाह रहे थे क्योंकि अगर हिंसा करते तो ब्रिटिश का तो आर्मी बहुत बड़ा था, दबा के मारता सबको, और आदमी को मार के आंदोलन तुरंत खत्म किया जा सकता है। बीपीएससी का आंदोलन हुआ, 2 दिन लाठीचार्ज हुआ, अगला दिन से भीड़ कम हो गया। तो आंदोलन में ब्रिटिशर्स हमेशा पावरफुल रहा, हथियार था उसके पास, और मारता अगर शांतिपूर्ण तरीके से बैठ रहा तब तो कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा मारपीट नहीं करेगा, थोड़ा सा सिंपैथेटिक होगा। लेकिन अगर हिंसा हम लोग करेंगे और ब्रिटिशर्स भी हिंसा करना स्टार्ट कर दिया, तो कल आज 100 आदमी आ रहा है ना, कल एक आदमी नहीं आएगा। तो ये भी कारण रहा होगा महात्मा गांधी का। कुछ भी भाई, जैसा अंग्रेज उस समय गुलाम देश में रॉलेट एक्ट जैसा एक्ट ले आया, जलियांवाला बाग में खाली लोग गए थे, इतना ज्यादा क्रूरता वो कर दिया। तो हो सकता है कि महात्मा गांधी के दिमाग में ये चीज रहा होगा पहलू में, कि ये सारा चीज, कि लोग कहीं ना कहीं लोगों को इसके लिए खामियाजा ना भुगतना पड़े।
मेरे जिद के वजह से लोगों का नुकसान ना हो जाए। तो हम कभी नहीं बोलते महात्मा गांधी नेगेटिव रोल में थे, लेकिन आंदोलन जब 2 बार पीक पे था ना, तो महात्मा गांधी को वहां पे अपने मतलब खुद से डिसीजन नहीं लेना चाहिए था स्वयं। वो एक कमेटी बनाते, 1-2 दिन टाइम देते, जो भी हुआ उस कमेटी का मतलब सारा व्यवस्था करते, और उसके बाद यहां से सारा काम करना चाहिए था उनको। इसीलिए तो हम आप कभी महात्मा गांधी का विरोध करते हैं, आप कभी महात्मा गांधी के सपोर्ट में आए थे, क्या करना क्या चाहते हैं आप? अरे सरकार किसी का नहीं होता है, सरकार खुद का होता है। एक चीज आपको बता दे रहे हैं, ये चीज दिमाग से निकाल दीजिए। आप स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट का काम है पॉलिटिक्स से दूर रहना, सिंपल सा चीज है। आप अपना बात रख सकते हैं, सरकार किसी का भी हो। आज सरकार, ये सरकार है, कल दूसरा सरकार आएगी, सरकार में वही लोग रहेंगे, वही सारा चीज रहेगा, ठीक है ना। हर आदमी चाहता है कि मेरा छवि खराब ना हो, और उसके लिए वो किसी भी तरीके से किसी भी हद तक जा सकता है। तो आप अगर किसी सरकार को अपना मान रहे हैं ना, दिक्कत वाली बात है। कोई भी सरकार 1 से 2 टर्म से ज्यादा नहीं रहना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि जब रहेगा। अमेरिका में क्यों इतना डेवलपमेंट है, कभी डेमोक्रेटिक आता है, कभी रिपब्लिकन आता है। पिछले बार था ना रिपब्लिकन, अभी आ गया ना डेमोक्रेटिक, आ गया बाइडन फिर से। इससे पहले आपका रिपब्लिकन का था बराक ओबामा, उसके बाद बदला, और धीरे 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 आज देखिए कहां पे है। तो इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं कि जो भी प्रारूप आप चीजों को देख रहे हैं ना, जहां पे परिवर्तन होगा ना, वहीं पे डेवलपमेंट होगा। तब एक आदमी को पता चलेगा ना, डर का माहौल रहेगा कि इस बार हम काम नहीं करेंगे, अगले बार हमको नहीं लाएगा, तब डेवलपमेंट होगा। तो ये होना चाहिए, सरकार किसी का नहीं होता, ठीक है ना। आज यही सरकार आपको नियुक्ति पत्र दे रही है, कल आप आज खुश कर दिया आपको, कल जब 6 महीना सैलरी रोकेगी ना आपका, आप रोड पे बैठेंगे इसी सरकार के अगेंस्ट। ये समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसको कंप्लीट कीजिए पहले, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे अगले क्लास में। कहां तक लिखे हम लोग? हाँ, इस आंदोलन में जुड़ गए। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इस आंदोलन में जेल जाने वाले पहले पुरुष, इस आंदोलन में जेल जाने वाले पहले पुरुष कौन है? जो विरोध किया था पहले, सीआर दास। सीआर दास, सीआर दास इस आंदोलन में जेल जाने वाले पहले पुरुष सीआर दास थे, तथा पहली महिला बसंती देवी, देवती भी बोलते हैं इसको, बसंती देवती या देवी, है ना, दोनों अलग अलग किताब में अलग अलग मिलता है। बसंती देवी थी। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के 5 फरवरी 1922 के गोरखपुर के चौरी चौरा में भीड़ ने 22 पुलिस वालों को चौरी चौरा में भीड़ ने 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया। 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया। इस घटना के समय महात्मा गांधी गुजरात में थे। क्या लिखा? इस घटना के समय महात्मा गांधी गुजरात में थे। इन्होंने इस हिंसा से आहत होकर 12 फरवरी 1922 को यह आंदोलन स्थगित कर दिया। महात्मा गांधी के इस कदम का पूरे भारत में विरोध हुआ। महात्मा गांधी के इस कदम का पूरे भारत में विरोध हुआ। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा,
महात्मा गांधी के इस कदम का पूरे भारत में विरोध हुआ। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि, जवाहरलाल नेहरू क्या कह रहे हैं, ठीक है ना। एक ऑनलाइन है फिजा फातिमा, ये लिख रही हैं कि सर आप महात्मा गांधी के खिलाफ हैं। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम सबके साथ हैं, ठीक है ना। महात्मा गांधी, देखो हर बेटा इंसान में क्या होता है ना, हमेशा इंसान के सिर्फ अच्छाई का वर्णन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंसान है, उससे भी गलती हो सकती है। महात्मा गांधी से भी कुछ कुछ चीजों में गलती हुई, हो सकता है ये गलती इंटेंशनल ना हो, कि जानबूझकर ये गलती उन्होंने ना करा हो, लेकिन उनसे एक दो गलती हुई। और मैंने जैसा कि लिखवाया ना कि महात्मा गांधी के इस कदम का विरोध पूरे देश में हुआ, तो ऐसा 3-4 इंसिडेंट्स है जहां पे महात्मा गांधी का विरोध हुआ। आप अगर क्रांतिकारी टाइप की अगर आपकी सोच है या महात्मा गांधी के स्टंच फॉलोअर आप हैं, तो आपको उनके बारे में जो कमियां थी, सब में हो सकता है कमी, है ना। हर आदमी में कमी हो सकता है, क्योंकि इंसान है, उसमें कमी होगा ही। अच्छा पक्ष है तो बुरा पक्ष भी होना चाहिए। हम किसी के विरोध में नहीं है, हम आपको बस ये बता रहे हैं कि अगर ये चीज होता तो क्या होता। क्योंकि महात्मा गांधी ने जो चीज किया, 2 आंदोलन को एकदम पीक पे जाके बंद कर दिया, ये चीज का विरोध जो है ना पूरे भारत में हुआ। और क्योंकि लोग महात्मा गांधी पे भरोसा करके आए थे ना यार, महात्मा गांधी के कहने पर स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, महात्मा गांधी के कहने पर वकालत छोड़ दिए, महिलाएं घर संभालना स्टार्ट कर दी कि जाओ तुम आंदोलन में जाओ। महात्मा गांधी 1 साल का टाइम मांगे हैं, और 1 साल का टाइम पूरे डिटर्मिनेशन से आपको दिया जाए, और उसके बाद भी कोई आउटपुट ना निकले, और एक छोटा सा घटना जो कहीं और हुआ है, और उसकी वजह से पूरे ऑल ओवर इंडिया को आप सफर करना, मतलब करने पे मजबूर कर दे रहे हैं, कि आप पूरे इंडिया को मतलब मजबूर कर दे रहे हैं कि आप उस चीज से क्या हो जाएं, उसके अगेंस्ट हो जाएं। जैसे जवाहरलाल नेहरू ने भी एक बात कहा महात्मा गांधी के इस आंदोलन के ऊपर, लिखिए जरा, उसके बाद आपको समझ में आएगा। आप ये तो मानते हैं ना कि जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी के बहुत प्रिय थे, ये तो आपको पता है ना। और महात्मा गांधी का बहुत बड़ा योगदान रहा है उनके, जहां तक पॉलिटिकल करियर उनका है बनने में। महात्मा गांधी को बापू कहते थे वो, मतलब बाप से भी ऊपर, ठीक है ना। वो भाई साहब क्या बोल रहे हैं वो भी लिखिए जरा, लिखाना जरूरी है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि यदि कश्मीर के किसी गांव में हिंसा हुआ है, यदि कश्मीर के किसी गांव में हिंसा हुआ है, यदि कश्मीर के किसी गांव में हिंसा हुआ है, तो उसका सजा कन्याकुमारी के किसी गांव को क्यों मिले या क्यों दी जाए। यदि कश्मीर के किसी गांव में हिंसा हुआ है तो उसका सजा या उसकी सजा कन्याकुमारी के किसी गांव को क्यों दी जाए। कन्याकुमारी के किसी गांव को क्यों दी जाए, मतलब इन्होंने भी उनका विरोध किया, महात्मा गांधी के इस कृत्य का जवाहरलाल नेहरू ने भी विरोध किया कि भाई साहब चौरी चौरा में ये एक तो जो आपका असहयोग आंदोलन है पूरे ऑल ओवर इंडिया में चल रहा है, पूरे भारत में ये आंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन का पूरे भारत में चलने से एक गांव जो है ना, कहां पे, गोरखपुर, गोरखपुर के एक जगह चौरी चौरा में एक घटना हुआ। उस घटना, छोटा सा घटना के वजह से आप पूरे भारत का असहयोग आंदोलन बंद कर दे रहे हैं, ये बड़ा विडंबना का बात है। और इसी के विरोध में जवाहरलाल नेहरू ने ये चीज कहा कि कन्याकुमारी में एक अगर कोई घटना मतलब कश्मीर में होती तो उसका सजा आप कन्याकुमारी को क्यों देंगे, आप उस आंदोलन को उस जगह पे स्थगित कर दीजिए, लेकिन पूरे भारत में तो चलते रहने दीजिए ना। क्योंकि साउथ में सी राजागोपालाचारी और भी लोग जुड़े हुए हैं इससे, नॉर्दर्न पार्ट में पूरे जितने भी क्रांतिकारी लीडर हैं, सीआर दास जो इनका विरोध कर रहे थे वो भी इनके समर्थन में आ गए, इतना समर्थन में आ गए कि अंग्रेज इसको जेल में डाल दिया। तो ये कारण है कि महात्मा गांधी का विरोध होता है। तो विरोध करना अच्छा बात है, गलत जहां पे वहां विरोध कीजिए, क्योंकि जब तक आप गलत का विरोध नहीं करेंगे ना, आदमी को पता ही नहीं चलेगा कि वो गलत कर रहा है। तो ये चीज है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए आगे लिखिए। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि, सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि जब जनता का उत्साह अपने चरम पर था, सुभाष चंद्र बोस ने
कहा कि जब जनता का उत्साह अपने चरम पर था, जब जनता का उत्साह अपने चरम पर था, तो गांधी जी द्वारा आंदोलन स्थगित करना, तब गांधी जी द्वारा आंदोलन स्थगित करना एक मूर्खतापूर्ण निर्णय है या निर्णय था। एक मूर्खतापूर्ण निर्णय था। अब एक आदमी कश्मीर से कन्याकुमारी वाला बात बोल रहा है, जिन्होंने महात्मा गांधी को बापू का उपाधि दिया। दूसरा भाई साहब बोल रहे हैं कि मूर्खतापूर्ण उनका डिसीजन रहा। कौन बोल रहे हैं? जिन्होंने इनको राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया, है ना। तो हम अगर थोड़ा सा विरोध कर रहे हैं तो इसका मतलब इन लोग के जितना तो नहीं ना कर रहे हैं भाई, ठीक है ना। इन लोगों ने इतना बोला, गांधी जी को मूर्ख बोल रहे हैं कि मूर्खतापूर्ण डिसीजन है ये, ठीक है ना। ये सारी चीजें हैं। चलिए आगे, कहां तक लिखा? मूर्खतापूर्ण निर्णय था। 10 मार्च 1922 को जनता को भड़काने के आरोप में, 10 मार्च 1922, 10 मार्च 1922 को जनता को भड़काने के आरोप में, भड़काने के आरोप में गांधी जी को 6 वर्ष की जेल की सजा हुई। 6 वर्ष जेल की सजा हुई। 6 वर्ष जेल की सजा हुई। 6 वर्ष जेल की सजा हुई। और 1924 में 1924 में गांधी जी को खराब स्वास्थ्य के कारण, गांधी जी को खराब स्वास्थ्य के कारण, गांधी जी को खराब स्वास्थ्य के कारण जेल से रिहा कर दिया गया। जेल से रिहा कर दिया गया, ठीक है ना। अब जैसे ही जेल से रिहा कर दिया, 24 का समय चल रहा है, महात्मा गांधी पूरा फिट हो जाएंगे तुरंत और चले जाएंगे कहां? कर्नाटका के बेलगाम में, ठीक है ना। और बेलगाम का, क्योंकि गांधी जी, देखो हम विरोध नहीं कर रहे हैं गांधी जी का भाई, आई एम नॉट अपोजिंग गांधी। देखिए हुआ क्या कि इनको तो, अरे नहीं भाई ऐसा नहीं है, आप गलत सोच रहे हैं। नहीं नहीं, हम इनके विरोध में बिल्कुल नहीं। हम आपको ये बोलना चाह रहे हैं कि एक तो इनका स्वास्थ्य खराब था, गांधी जी को जेल से, अंग्रेज को लगा कि भाई साहब इनको अगर इस जेल में कुछ हो गया इनको, तब तो स्थिति खराब हो जाएगा पूरे इंडिया में, अंग्रेज को घेर घेर के मारेगा फिर। लेकिन इन लोग क्या किया, इनका हेल्थ खराब हुआ तो अंग्रेज इसको बाहर निकाल दिए। और अंग्रेज जैसे ही 1924 में इसको रिहा करते हैं, इनको, गांधी जी को, गांधी जी तुरंत फिट फाट होके चले आते हैं कर्नाटका। कर्नाटका में कहा? बेलगाम। और बेलगाम का 1924 का अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? गांधी जी, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये था। चलिए लिखिए इसको। 1924 में गांधी जी ने 1924 में गांधी जी ने 1924 में गांधी जी ने बेलग्राम कांग्रेस अधिवेशन, केरल में है कर्नाटका में है? कर्नाटका की अध्यक्षता की, कर्नाटका की अध्यक्षता की। हाँ, कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की। देखिए गांधी जैसे आपके लिए रिस्पेक्टेबल है, मेरे लिए भी हैं, लेकिन मेरे लिए सिर्फ गांधी जी रिस्पेक्टेबल नहीं है। मेरे लिए सुभाष चंद्र बोस भी हैं, मेरे लिए जवाहरलाल नेहरू भी हैं, मेरे लिए भगत सिंह भी हैं, मेरे लिए सुखदेव भी हैं, राजगुरु भी हैं, मेरे लिए सब हैं। तो आप ये कभी मत सोचिएगा कि हम गांधी जी को सेंटर में रखेंगे, क्योंकि आजादी सिर्फ गांधी जी से नहीं मिला। सिर्फ एक आदमी को इतना ज्यादा फुटेज दे देना मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि जो लोग अपना जान गंवाएं, जो लोग फांसी पे चढ़े, जो खुदीराम बोस, आपके मुजफ्फरपुर का आदमी जो जेल, मतलब फांसी पे चढ़ा सबसे कम उम्र का क्रांतिकारी, जो राम प्रसाद बिस्मिल, जो भगत सिंह, जो चंद्रशेखर आजाद अपने आप को शूट किए, जो चंद्रशेखर आजाद, सॉरी, जो सुभाष चंद्र बोस, जिनको देश छोड़कर जाना पड़ा सिर्फ देश हित के लिए। हम इन सब चीजों का विरोध करते हैं जो इन लोगों के मतलब आंदोलन में इनका जो मतलब पार्टिसिपेशन है ना, जो इसको नकारता है।
हम हर उस चीज का विरोध करते हैं जो इन सब चीजों को धूमिल करता है कि इनका जैसे कोई योगदान ही ना रहा। ठीक है ना। और हर आदमी को यह चीज पता होना चाहिए कि सिर्फ एक आदमी से आजादी नहीं मिला है। इस आंदोलन में मजरूल हक का भी उतना ही योगदान है, ठीक है ना, जितना आपका सुभाष चंद्र बोस का है। गांधी जी का उतना योगदान है जितना आपके चंद्रशेखर आजाद का है। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि भगत सिंह का शायद योगदान ज्यादा रहा। आज भगत सिंह के नाम पे युवाएं एक हो जाते हैं, सारे युवा, ठीक है ना। महात्मा गांधी को बहुत सम्मान मिला और बहुत सम्मान मिलना भी चाहिए, लेकिन सिर्फ महात्मा गांधी को सम्मान मिलना, हम इसके विरोध में हमेशा खड़े रहेंगे। सुभाष चंद्र बोस भी उस लायक थे, जवाहरलाल नेहरू भी थे, सरोजनी नायडू भी थी, और हर आदमी जो स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा, जिसने अपने इंटरेस्ट को साइड में रखा और स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े, हम उस बिरसा मुंडा का भी समर्थन करते हैं जिन्होंने जंगल से रह के आंदोलन का नेतृत्व किया और जेल में रहकर जिनकी मृत्यु हुई, है ना। उस तिलका मांझी का भी हम समर्थन करते हैं जिनको फांसी दिया गया, जो पहले ट्राइबल लीडर थे जिनको फांसी दिया गया। समझ रहे हैं। हम उनका भी समर्थन करते हैं जो आपका साउथ में किनको टांगा गया था, एक साउथ में थे ना, हम लोग बात किए थे, उनका भी समर्थन करते हैं हम। तो सिर्फ एक आदमी का, देखिए कुछ किताबें इतिहास में ऐसे लिखी गई जिसमें किन्हीं किन्हीं लोगों का छवि को बहुत ज्यादा प्रचंड रूप से दिखाया गया। कुछ लोगों की छवि जानबूझकर धूमिल करने की बात की गई। कुछ लोगों का योगदान सिर्फ एनसीईआरटी के 2 लाइन में खत्म हो जाता है और किन्हीं के ऊपर 2-2 चैप्टर होता है। तो मेरा विरोध हर उस चीज से है जो इन सब चीजों को एकत्रित करके समावेशी रूप से आपको ना पढ़ाए। हम मानते हैं कि गांधी जी देश के पिता हैं, राष्ट्रपिता हैं, लेकिन जो आदमी गांधी जी को राष्ट्रपिता का उपाधि दे रहा है और गांधी जी जिसका उपाधि को स्वीकार कर रहे हैं, उस आदमी का भी योगदान होगा, ठीक है ना। तो इसका भी आपको करना चाहिए। जैसे बहुत लोग बोलते हैं ना कि महात्मा गांधी का समर्थन हमेशा किए जवाहरलाल नेहरू, लेकिन जवाहरलाल नेहरू को हम पता है पर्सनली पसंद क्यों करते हैं। जवाहरलाल नेहरू को हम इसलिए पर्सनली पसंद करते हैं, उनका कोई भी विचारधारा रहा हो, कुछ भी रहा हो, चाइना के साथ कुछ भी, हमको उससे मतलब नहीं है, लेकिन उस आदमी का रिस्पेक्ट हम इसलिए करते हैं क्योंकि जब वो देश का प्रधानमंत्री बना ना, उस समय भारत का अर्थव्यवस्था चौपट, भारत का कृषि चौपट, भारत में लिटरेसी चौपट, भारत 2-2, 3-3 एकदम, पहला जैसे प्रधानमंत्री बना एक वार हो गया, फिर दूसरा वार, फिर तीसरा वार, और इतना सारा समस्या होने के बावजूद देश के प्रधानमंत्री के पद पर बैठकर सारे चीजों को मैनेज करके नॉन अलाइंग मूवमेंट चलाया। इसलिए इस आदमी का रिस्पेक्ट करते हैं। यहां तक पहुंचने के बाद भी ये आदमी वीटो पावर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में खुद ना लेकर किसको दिलवाया। इससे ज्यादा दूसरे के बारे में सोचने वाला कौन हो सकता है यार, ठीक है ना। ये चीज है। तो योगदान आज जो हम पे हमारा भारत है ना, तो भारत बेटा यहां पे पहुंच नहीं गया है, कोई ऐसे खींच के वहां नहीं ले गया है। हर आदमी का कंट्रीब्यूशन है, हर प्रधानमंत्री का कंट्रीब्यूशन है, हर नेता का कंट्रीब्यूशन है। जितना मोदी जी का है ना, उतना जवाहरलाल नेहरू का भी है, उतना लाल बहादुर शास्त्री का भी, उतना उसका इंदिरा गांधी का भी है। तो हर आदमी का एक अपना योगदान है। अब कोई पार्टी पॉलिटिक्स आता है, अपने प्रधानमंत्री को बहुत ज्यादा छवि उसका एकदम प्रगाढ़ करके बताता है, ये सही नहीं है। आप जो बीत गया उन सब चीज का योगदान आप रखिए, आप उसका कृतज्ञ रहिए कि उनका भी कुछ योगदान रहा। आज आपसे देश, बहुत लोग होते हैं ना कि देश राज्य को नहीं संभल रहा है उनसे, और उठ टिप्पणी करते हैं जवाहरलाल नेहरू पर, ठीक है ना, उन पर टिप्पणी कर रहे हैं। भाई साहब, वो जिस कंडीशन में बने थे ना प्रधानमंत्री, उस कंडीशन में उस दौर से आप गुजरते तो गुजर जाते, ठीक है ना। इतना प्रेशर, इंटरनेशनल प्रेशर, रशिया भी प्रेशर कर रहा है, अमेरिका भी प्रेशर कर रहा है कि मेरे साथ आ जाओ, और उस आदमी ने दोनों के साथ ना जाकर निर्णय लिया, एक नॉन अलाइंग मूवमेंट बनाकर बोला कि दुनिया में एक ऐसा भी आएगा
समय कि हमको ना ऑस्ट्रेलिया अमेरिका का जरूरत पड़ेगा ना रशिया का जरूरत पड़ेगा, हम लोग खुद से अपना व्यवस्था करेंगे और ऐसे लोग जो मिलकर है ना संगठन बनाएंगे, जिसको कौन सा बोलते हैं, गुट निरपेक्षता का सिद्धांत दिया ये आदमी और लोगों के साथ मिलके। तो ये इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि भारतीयों लोगों को या पूरे दुनिया में वो दो देश क्या, हाँ हाँ इसको भी हम अलग से बता देंगे, एक दिन टॉपिक डील कर देंगे इसको, हाँ पंचशील भी पढ़ा देंगे। तो बिना कहने सिर्फ ये कह देना कि सर आप विरोध में हैं, आप जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं गांधी जी का विरोध कर रहे हैं, नहीं, आप शुरू से गलत तरीके से पढ़े कि आपको सिर्फ गांधी जी दिखे और कोई दिखा नहीं। आपको गांधी जी का डेट ऑफ बर्थ याद है, आपको सुभाष चंद्र बोस का याद नहीं होगा, गारंटी है मेरा। बताइए, ईयर बताइए ना। बारह, और विवेकानंद जी का कब है? हाँ, हिस्ट्री का सिलेबस ही ऐसा डिजाइन किया गया है ना। आज आप एक चीज समझिए, आप अगर आज पंजाब का देखिएगा ना सिलेबस, आपको अक्सर बोलता होगा यूपीएससी में आप साउथ, उधर का साउथ का एनसीईआरटी की किताब पढ़िए ना। कौन सा बोर्ड बोलता है? केरला बोर्ड का बोलता है ना पढ़ने के लिए, यूपीएससी वगैरह में साउथ का एनसीईआरटी जो होता है उसको बोलता है भाई लोग पढ़ने। नॉर्थ वाला क्यों नहीं पढ़ने बोलता? साउथ वाले में चीजों को स्पष्टीकरण तरीके से लिखा गया, एकदम स्पष्टीकरण करके लिखा गया है, हर आदमी का उसमें छवि बताया गया। आज भी पंजाब में अगर आप जाएंगे ना, पंजाब में एक पेपर बच्चों का शायद 6th क्लास या 7th क्लास में भगत सिंह के ऊपर एक पूरा का पूरा जीवनी है। समझ रहे ना? आपके यहां पे भी होना चाहिए था, ठीक है ना, ये चीज है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आज के लिए इतना ही हम लोग रखते हैं, कल हम लोग स्टार्ट करेंगे स्वराज, और हम लोग का 3 से 4 क्लास बचा हुआ है, तो कोशिश कीजिए 3 से 4 क्लास डेली आने का। उसके बाद हम लोग फिर वर्ल्ड हिस्ट्री में आएंगे। होगा होगा डाउट क्लास भी होगा, एक दिन हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। ऑनलाइन वाले किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, एनी डाउट? क्या? चलिए ठीक है, थैंक यू।